हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपनी साइट में सीएसएस को ऐड किस तरह से करते हैं। जब भी हम अपनी साइट में सीएसएस को ऐड करते हैं तो हमारे पास उसको ऐड करने के 3 वेज होते हैं। सबसे पहला वे जो आपके पास होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब ये जो है ये हम लोग फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इनलाइन सीएसएस क्या होता है और हम उसको साइट में किस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरनल सीएसएस, उसके बाद आता है एक्सटर्नल सीएसएस। ये 3 वेज होते हैं हमारे पास सीएसएस को ऐड करने के। अब हम लोग जो है वो वन बाय वन करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो हमारे पास सीएसएस है, मतलब इनलाइन सीएसएस है या इंटरनल सीएसएस है, तो उनके अंदर डिफरेंस क्या है या हम उनको किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का सिंटेक्स आता है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूं तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये आपके पास HI टैग है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है वो क्या है, HI टैग था जिसके अंदर एक हेडिंग लिखी हुई थी, दिस इज हेडिंग। ठीक है, अगर आप लोग इसको गौर से देखो, ये जो सेंटेक्स आपके सामने मेंशन किया है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, ये आपका कंटेंट है। ठीक है, जो आपने H1 के अंदर ऐड किया है। ये देखो, H1 का क्लोजिंग टैग है, यहाँ पर H1 का क्या है, ओपनिंग टैग है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या आप इसको एट्रीब्यूट भी कहते हो, और ये आपके पास क्या होती है, वैल्यू होती है। सही है, अब इसके अंदर हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज किया है स्टाइल का। स्टाइल का कीवर्ड यूज करके कुछ इस तरह का सेंटेक्स लिखा है। इससे क्या हुआ है, हमारे पास जो H1 टैग था उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा था उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब हम इसको जो है विजुअल स्टूडियो पे चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेक्स है वो ठीक काम कर भी रहा है कि नहीं। अब जो है हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है एक फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम CSS है, और आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल एम्प्टी फोल्डर है। इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है मैंने। ठीक है, और अब हम जो है वो इस फोल्डर को ओपन कर देंगे। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती चलूँ कि ये मेरे पास CSS का फोल्डर है जो लिटरली बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, अब इसके बाद जितनी फाइल्स रखेंगे इसके अंदर हम लोग खुद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल जनरेट करूँगी, और उस न्यू फाइल का नाम मैं रखूँगी index.html की फाइल। सही है, अब index.html की फाइल के ऊपर जो है वो हम लोगों ने एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आकर मैं एक हेडिंग लिख रही हूँ H1 टैग की, जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने एक H1 टैग ऐड कर लिया है। ठीक है, और इस टैग के अंदर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है। अगर नॉर्मली इसको शो करवाएं, यहाँ पे ये देख सकते हो index.html की फाइल आ गई है। इसको ऑन करेंगे हम लोग, तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज कर दें तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम आएंगे H1 के अंदर। H1 के अंदर आने के बाद हम लोग लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल पे क्लिक करोगे तो बाकी सारा का सारा इसका जितना भी सेंटेक्स वगैरह है, जो भी नेसेसरी है, वो आपको खुद दे देगा। अब इसके अंदर आकर आपको यहाँ से चूज करना है कलर। आप खुद से भी लिख सकते हो, दूसरी तरह से भी, मतलब खुद टाइप भी कर सकते हो या इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आकर जो है हम लोगों ने एक ब्लू वॉयलेट कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं जाकर जब अपने पेज को रिफ्रेश करूंगी, ये आप देख सकते हो अभी ब्लैक है। जैसे इसको रिफ्रेश करूंगी इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, ये इनलाइन CSS हम लोगों ने ऐड कर दी है। अब इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि हमारे पास जो था, अगर मैं ये वाला हटा दूं तो आप देखोगे कि क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये एक टैग लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं वापस से लेकर आती हूँ तो आप देखो कि हमने उस लाइन के अंदर ही क्या किया है, थोड़ी सी अपनी स्टाइलिंग ऐड कर दी है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS के जो भी जिस भी टैग के अंदर आप काम कर रहे हो उस टैग के अंदर जो है वो आप स्टाइलिंग कर दो। ठीक है, हमारे पास एक तरीका ये होता है स्टाइल ऐड करने का। इसके थ्रू हम लोग विड्थ, हाइट, साइज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वेज देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, और फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि किसके क्या प्रोज हैं, किसके क्या कॉन्स हैं। ठीक है, कि वो कौन सा जो है वो बेटर है यूज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक हेड एलिमेंट होता है, ये आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है।
ठीक है, या कह लो कि हमारे पास HTML होता है, ठीक है। उसका एक जो चाइल्ड है वो हेड होता है और दूसरा चाइल्ड उसका क्या होता है, बॉडी होता है। तो अब हम लोग जो है वो बॉडी, जब हमने इनलाइन CSS की थी तो वो हमने बॉडी के अंदर जाकर टैग्स के अंदर लिखी थी, ठीक है। अब जो हम लोग कर रहे हैं इंटरनल CSS वो हम लोग करेंगे हेड के अंदर। हेड के अंदर जाकर आप क्या करोगे, ये एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्टर का हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सिलेक्टर हमारे पास क्या होता है। मैंने आपको कहा था कि सादा जुबान में आप इसको समझ सकते हो कि हमारे पास टैग्स होते हैं। उसे एक टैग को सिलेक्ट किया, ब्रेसेस ओपन की, कर ली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है वो हमने ऐड कर दी और उसके बाद हमने अपना टैग क्लोज कर दिया। याद रखना है ये काम आपने किस में किया है, हेड के अंदर किया है। और जो सिलेक्टर आपने चूज किया है वो वाला जो सिलेक्टर है वो आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर आपकी बॉडी है तो उसके अंदर H1 टैग है और सेम यही टैग जो है ये हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनल CSS होती है। थोड़ा सा हम लोग यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लें, इनलाइन CSS के अंदर जो है वो हम बॉडी के अंदर जाकर टैग के अंदर काम करते हैं, जबकि जो हमारे पास इंटरनल CSS होता है उसके अंदर हम लोग स्टाइल के अंदर जाते हैं और जाकर कंप्लीट टैग को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो है वो स्टाइलिंग कर देते हैं। अब हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो पे चेक करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो है मैं एक पैराग्राफ टैग ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिख रही हूँ लॉरेम, ठीक है। और इस लॉरेम को हम लोग कर लेते हैं लॉरेम 50। तो ये हमारे पास 50 आ गया। अब हम इसको Alt-Z करेंगे ताकि इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग ठीक हो जाए। इसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास हेड वाला टैग है, ठीक है, इसके अंदर आऊंगी, ठीक है। आने के बाद हम लोग टाइटल के बाद लिखेंगे स्टाइल का टैग ओपन करेंगे, ठीक है। उस स्टाइल का टैग ओपन करने के बाद मैंने यहाँ P को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, पैराग्राफ टैग था। और अब इसके अंदर जो है मैं कलर ऐड कर दूंगी। कौन सा कलर ऐड करना है जी, हम लोग चाहते हैं हमारा कलर ब्राउन हो जाए, सही है। अब देखो यहाँ पर इस लाइन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लेट्स सपोज पहले जो है हम लोग एक बार इसको रन करवा के देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो पुराना पेज था, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि लॉरेम और ये सारा हमारे पास ब्राउन कलर में आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक होता है। मैं एक बार इसको कमेंट करती हूँ ताकि आप लोग देख सको कि अगर हम कोई भी स्टाइलिंग ऐड नहीं करते तो क्या आता है हमारे पास। इसको हमने सेव नहीं किया, Ctrl+S करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास क्या आया है, ब्लैक कलर आया है। जैसे ही मैंने उसका कलर चेंज किया, ये वाली स्टाइलिंग ऐड की है तो वो वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख लेते हैं। देखो जब आपको H1 की स्टाइलिंग ऐड करनी थी, ठीक है, तो आपने कुछ इस तरह से की जो हमारे पास इनलाइन CSS था। अब मैं एक और हेडिंग लिखती हूँ विच इज़ H1, ठीक है। अब मैंने जब H1 लिखा और इसके अंदर अब मैं लिखती हूँ आई एम द स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब मैं अब अगर मैं इसको Ctrl+S करके सेव करती हूँ, ठीक है, और आपके साथ शेयर करती हूँ, तो देखो अब इसमें हम लोगों ने सिलेक्ट किया था H1 का टैग, ठीक है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने जिसके अंदर स्टाइल लिखा उसने सिर्फ उसी को स्टाइल किया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि यार कुछ इस तरह से हो जाए कि हमारी साइट के अंदर जितना भी H1 है, ठीक है, उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू वॉयलेट हो जाए, तो वो उसके लिए जो है हम लोग ये वाला मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, अगर 110 बार हमारी साइट के अंदर H1 यूज़ हुआ है तो उसको 110 बार जाके ये वाला सारा स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, सही है। अब बजाय इसके कि हम लोग अगर इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज मैंने जो है वो ये वाला पैराग्राफ टैग लिखा था, ठीक है, मतलब ये वाला पैराग्राफ लिखा था। अब मैं एक और पैराग्राफ लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी भी सेम वही स्टाइलिंग हो जाए जो हमारे पास क्या थी, पहले से ब्राउन कलर था, या जो पिछले पैराग्राफ की स्टाइलिंग थी सेम वही हो जाए। तो अब वो किस तरह से होगी, वो होगी इंटरनल CSS के थ्रू या नहीं होगी, तो ये चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो इसकी स्टाइलिंग सेम है। ये आप लोगों को जो है वो डिफरेंस नज़र आया होगा कि देखो हमने जब इस स्टाइल के अंदर आए और आके पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया तो उसने जितने भी पैराग्राफ्स हमारे पास थे उन सब की स्टाइलिंग सेम कर दी, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इनलाइन CSS को यूज़ करती हूँ तो वो सिर्फ उस H1 को सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स डाले हैं, जिसके अंदर मैंने स्टाइलिंग की है, सिर्फ उसी टैग को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है इनलाइन CSS का वो ये आता है और ज़्यादातर जो है वो हम लोग इसको इसीलिए यूज़ नहीं करते, ठीक है।
अब उसके बाद जो है हमारे पास इनलाइन CSS हो गया, इंटरनल CSS हो गया। लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार ठीक है, ये बात समझ आ गई कि अगर हम लोगों ने पैराग्राफ की सेम स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो वो स्टाइलिंग तो हो गई। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक पैराग्राफ सेम रहे और दूसरा जो है वो डिफरेंट हो जाए, मतलब एक पैराग्राफ जो है अगर वो हमारे पास ब्राउन कलर में आया है तो दूसरा जो है वो रेड में आ जाए। लेकिन अब हर बार जब हम पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करेंगे तो हमने यही पढ़ा है कि वो क्या कर देगा, सेम कलर कर देगा। तो उसको हम किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं? इसके लिए आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था आईडी के बारे में, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो अब आप अपने पैराग्राफ टैग के अंदर आके इसको कोई आईडी दे दोगे। लेट्स सपोज मैं इसको पैराग्राफ आईडी ही दे देती हूँ, पैरा दे देते हैं हम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, करना है कर लो, नहीं करना ना करो। आप क्या करोगे, इसको आपने एक अलग आईडी दे दी, इसको भी आप एक अलग आईडी दे दो, इसको पैरा 2 दे दो, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, अब आपने इस आईडी को सिलेक्ट करना है, हैश करोगे, हैश करने के बाद क्या करोगे, पैरा कर दोगे, ठीक है। अब हमारे पास पैरा था तो वो पैरा ब्राउन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, पैरा 2 है, तो उसका कलर हम लोग क्या करना चाह रहे थे, कलर, और साथ ही हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रेड आ गया, ठीक है। अब अगर मैं पेज को सेव करके इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखो इसका कलर डिफरेंट हो चुका है। जबकि अगर मैं पी टैग ही सिलेक्ट करती तो क्या होना था कि जो आपका पी टैग है उसने सेम कलर कर देना था ब्राउन दोनों का, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से काम करना हो, लाइक अगर आपको 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनकी स्टाइलिंग सेम करनी है और 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनकी स्टाइलिंग डिफरेंट करनी है, ठीक है, तो उनको आप आईडी या क्लास के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसका जो फ्लो है, आपका फ्लो आहिस्ता आहिस्ता से बनेगा। हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि आईडी सेलेक्ट करनी हो या क्लास सेलेक्ट करनी हो तो किस तरह से करते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड मेथड की तरफ, वो है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल CSS के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 फाइल्स बनती हैं। एक हमारे पास होती है index.html की फाइल और दूसरी फाइल हमारे पास होती है CSS की। इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा कोड लिखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। देखो क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास सबसे पहले बनती है index.html की फाइल जो बताती है कि ये एक वेब पेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी फाइल होती है CSS की फाइल। अब ये एक्सटेंशन है, .css हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वो जो इस CSS की ये जो फाइल होती है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या करना होता है, हमें एक्सटेंशन देनी होती है, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद जो हमारा सिंटेक्स होता है वो सबका सब आप देखो, हम लोगों ने इनलाइन भी पढ़ा है, हम लोगों ने इंटरनल भी पढ़ा है, अब हम एक्सटर्नल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो मेन काम है या जो मेन सिंटेक्स है इसके अंदर वो क्या है, वो सेम ही है सबके अंदर। हम लोगों ने टैग ही सिलेक्ट किया है और टैग सिलेक्ट करने के बाद बीच में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स कह लो आप, वो ऐड किए हैं और साथ के साथ उनकी कुछ वैल्यूज़ दी हैं, सही है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आकर हमें अपनी फाइल का लिंक ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लिंक है ये सेम उसी तरह आप हेड टैग के अंदर करते हो और वही बात के बॉडी के अंदर जो भी टैग आपने सेलेक्ट किया है वो होना चाहिए, सही है। तो अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो पे किस तरह से वर्क करेगा। ये जो है हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप कि हमारे पास ये वाली स्टाइलिंग थी, ये सारी की सारी स्टाइल जो हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसको जो है मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और ये वाले टैग्स मैंने हटा दिए, सही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ये आपको जो है कॉर्नर में एक फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके नीचे न्यू फाइल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे style.css लिखना जो है वो कंपलसरी है। लेकिन अगर आप स्टाइल ना लिखना चाहो तो मत लिखो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, index.css दे सकते हो, whatever you want, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये फाइल आपके पास खुल गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, वो वाली आईडीज़ लेनी है या वो वाले टैग्स लेने हैं, ठीक है, लेकर यहाँ पर स्टाइलिंग कर देनी है, कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और HTML की फाइल के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर हेड के अंदर आकर लिंक CSS पे क्लिक करोगे। और अब ये जो स्टाइल है ये बाय डिफ़ॉल्ट हर बार स्टाइल ही आता है। ये स्टाइल इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी साइट के ऊपर या मेरे वेब पेज के ऊपर style.css की फ़ाइल पड़ी हुई थी, ये इसलिए नहीं आया। मतलब आप ये मत समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझो कि अगर आप इसको index.css कर दोगे तो यहाँ पर भी index.css ही आएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो style.css आता है। आप इसको चेंज कर सकते हो उस नेम से जो आपने अपनी फ़ाइल का नेम लिखा है, ठीक है।
अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब जैसे ही मैं अपनी साइट के ऊपर जाऊंगी और इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देखो कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जो है वो मज़ीद करके देख लेते हैं। देखो, अगर मैं इस स्टाइल को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, हटाने के बाद क्या करूँ कि जो मेरे पास style.css की फ़ाइल है उसके अंदर नीचे जाके h1 का टैग सेलेक्ट करूँ और इसका जो कलर है वो कलर मैं कर दूँ, क्या कलर था हमारे पास, ब्राउन कलर था या ब्लू कर लो आप, कोई भी कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडम, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि हमारे पास जो भी h1 वाली वैल्यूज़ हैं वो सब की सब ब्राउन हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस पैरा को हटा कर क्या कर दूँ, p को यूज़ कर लूँ, p टैग को यूज़ कर लूँ, तो जितना भी हमारे पास कलर आए, जितना भी टेक्स्ट आएगा आपके पास पैराग्राफ टैग के अंदर, उसका कलर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो कोई भी कलर हो, ठीक है। ये कलर हमारे पास सेम हो गया, हम इसको चेंज कर देते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सेम कलर आ गया। अगर आपने इसको डिफरेंट करना है तो वो किस तरह से करना है मैंने आपको बता दिया है। ये जो डिफरेंट करने वाली बात है ये हम मज़ीद डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हमारे पास इंटरनल CSS थी और इंटरनल CSS भी वही काम कर रही थी जो आपके पास एक्सटर्नल CSS कर रही है, ठीक है, तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम लोग एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें, ठीक है। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS के अंदर हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टाइल टैग होता है और इसके अंदर हमने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टाइल टैग लिखा है वो आपने सिर्फ इसी फाइल के अंदर लिखा है, तो जितना भी आपने कोड लिखा है इस स्टाइल के लिए, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वेब पेज के लिए वर्क करेगा। अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक आती है index1.html की फाइल, ठीक है, तो अब उस फाइल के अंदर मैं ये वाला कोड ऐड नहीं कर सकती किसी भी तरह से। एक तरीके से कर सकती हूँ, वो तरीका क्या है कि यहाँ से मैं Ctrl+C करूँ और इस फाइल के अंदर जाकर Ctrl+V कर दूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी साइट के अंदर जितना ज़्यादा कोड होता है वो उतना ज़्यादा टाइम लेता है उसे करने के लिए, मतलब उसको प्रोग्रेस करवाने के लिए। इसकी वजह से आपकी साइट का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद सपोज करो आप जो हो वो एक पर्सन हो, ठीक है, आप किसी साइट पे जाते हो, वो साइट अगर 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेती है लोड होने में तो आप उस साइट को छोड़ दोगे और किसी और साइट पे चले जाओगे, ऐसे ही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना रिस्पॉन्स टाइम, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल CSS के अंदर हम लोगों ने एक कंप्लीट फाइल बना ली है। ये वाली फाइल मैं चाहूँ तो ये वाला लिंक यूज़ करते हुए इस फाइल के अंदर रख लूँ, या ये वाला लिंक यूज़ करते हुए इस फाइल के अंदर रख लूँ, या जहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं उन सब के अंदर सिर्फ ये वाला एक लिंक ऐड करना पड़ता है। आपका जो भी वेब पेज है वो इस लिंक से डाटा फेच करेगा, बार बार जो है वो उसे प्रोग्रेस करवाने की या उसे कह लो कि लोड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक अलग से अपनी CSS की फ़ाइल बना लें, ठीक है। एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि समटाइम्स आपने पूरा अपना कोड सेट वेट कर लिया है, ठीक है, मतलब इस तरह से नहीं होता कि अगर आपने एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर लिया है तो आप इंटरनल को या इनलाइन को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने यहाँ पर इनलाइन CSS को भी यूज़ किया हुआ था और यहाँ पर हमारा इंटरनल भी चल रहा था। इसी तरह से आप एक साइट के अंदर इनलाइन वे, इंटरनल वे और एक्सटर्नल वे तीनों भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप एक्सटर्नल CSS को यूज़ करो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।